तो यहाँ तक तो लास्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट हो गया था। अब अगर इसको आगे मैं सोल्व करता हूँ तो ये देखो किस तरीके से जाता है। इसमें ये वाला तो ज़ीरो में चला जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो ये जो बचा इसमें आएगा ये डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसमें आएगा -2y डेल एच बाई डेल वाई, और ये इन दोनों में एच वाई देखो कॉमन अगर आ जाता है तो इसमें बचेगा लेमडा और इसमें बचेगा -1, तो इसमें बचेगा लेमडा और इसमें बचेगा -1, ये एच वाई कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये मिल गया। अब देखो इसमें ये जो इक्वेशन है ये हर्माइट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। हर्माइट का जो कि अवकल समीकरण होता है ना, उस तरीके का ये। तो इसको मैं कुछ इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ। पहले इक्वेशन नंबर कहाँ तक हुआ था, सी तक हो गया था ना, डी। इसको मैं लिख देता हूँ डी। क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको डी लिख रहा हूँ। तो देखो हर्माइट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ये तो हमने इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया। हर्माइट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है। हर्माइट का अवकल समीकरण वो इस तरीके से होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट। हर्माइट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस तरीके से होता है, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस, अगर वेरिएबल y है तो y आ जाएगा, अगर वेरिएबल x है तो x आ जाएगा। मतलब जो भी है, अगर हर्माइट का जनरली x में लेते हैं ना वेरिएबल, तो हर्माइट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसे होता है कि वेरिएबल x है, यहाँ आता है 2x डेल h बाई डेल x प्लस 2n h, वेरिएबल जो भी आता है x आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0। तो हर्माइट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, और हमने जो ये कैलकुलेशन जो कैलकुलेट करके लाए वो इक्वेशन इस तरीके से आया। तो हर्माइट का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल कौन है, y है। तो देखो इसको इससे कंपेरिजन करो, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी अगर वेरिएबल आप y मानो तो y मान लो, एक बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, y मान लो, इसको भी y मान लो इसको। तो यहाँ पर भी x की जगह सब जगह y, मतलब x की जगह सब जगह पे मैंने y लिख दिया। एक सेकेंड दोबारा से लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर y और ये लो y। ठीक है, ये हर्माइट का स्टैंडर्ड फॉर्म है अवकल समीकरण का। मैथमेटिकल फिजिक्स में ये पूरा डिटेल में आया है। पहले जिन्होंने पढ़ लिया मैथमेटिकल फिजिक्स, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो मैथमेटिकल फिजिक्स में ये पूरा हर्माइट, पॉलिनोमियल, लेजेंड्रे, सारा सब कुछ आता है ना, एसोसिएट लेजेंड्रे सब वगैरह। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो देखो ये पहला टर्म के जैसे, दूसरा टर्म दूसरे टर्म के जैसे, थर्ड टर्म एच वाई के जैसे। इसका मतलब है कि एच वाई का कोफिशिएंट ये है, इसमें एच वाई का कोफिशिएंट ये है, मतलब ये 2n लेमडा -1 के इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं इस d की इस अवकल समीकरण से तुलना कर रहा हूँ, इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो समीकरण d की हर्माइट अवकल समीकरण से तुलना करने पर, हर्माइट अवकल समीकरण से तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन डी विद हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखो 2n लेमडा -1 के इक्वल होगा, या मैं ऐसे बोल लूँ कि लेमडा -1 इज इक्वल्स टू 2n के इक्वल आ गया, मतलब लेमडा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 आ गया। और लेमडा क्या होता था, लेमडा क्या माना था हमने, कांस्टेंट माना था, और वो कांस्टेंट ऐसा आया था, सिंस लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होता था 2e/h कट ओमेगा, ये माना था हमने लेमडा को। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो पीछे से देख लेना पेज पलट के, लेमडा को ये माना था। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, अतः 2e/
एच कट ओमेगा इज इक्वल टू 2n+1, तो ये आएगा E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा 1/2, ये 2 इधर से आ गया, 2n+1, ये ऐसा आएगा। आपने इसको ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, वन बाई टू एच कट ओमेगा, ठीक है। n का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगा तो यहाँ पर भी इसको n लिख देता हूँ, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा, और ये जो भी आ रहेगा वैल्यू इस तरीके से आएगा। n का जो वैल्यूज है वो 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। n मतलब सबसे कम ऊर्जा वाला, 1 मतलब उससे ज़्यादा, 2 मतलब उससे ज़्यादा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? ये एनर्जी के आइगन वैल्यू मिल गए। जैसे वहां पर ऊर्जा के वैल्यू ऐसे मिलते थे ना कि E n इज इक्वल टू, पहले ऐसे मिलते थे ना, लास्ट डेरिवेशन में भी ऐसा मिला था, 8ma² ऐसा मिला था, n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखते जाते थे, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर ये मिला है। तो ऊर्जा के आइगन मान यहां से कैलकुलेट करेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी यहां से कैलकुलेट करेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। तो निकाले, तो देखो अतः ऊर्जा के आइगन मान, हेंस आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, आइगन वैल्यू जो ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करें n इक्वल्स टू 0 1 2 3 इन सब के लिए। तो n इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा, तो 0 पुट करूंगा तो सबसे नीचे वाली ऊर्जा स्तर, नीचे वाली ऊर्जा स्तर को या तो आप बोलो प्रथम ऊर्जा स्तर, या फिर आपको उसको मूल अवस्था बोल लो, ग्राउंड स्टेट, या फर्स्ट एनर्जी लेवल बोल लो या ग्राउंड स्टेट बोल लो, दोनों ही बोल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 0 होता है तो मूल अवस्था, मूल ऊर्जा अवस्था, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं इसको, या इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, प्रथम ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली मूल ऊर्जा अवस्था चलता है इसमें, मूल ऊर्जा अवस्था। और मूल ऊर्जा अवस्था हो गया, तो ये हो गया मूल ऊर्जा अवस्था। ग्राउंड स्टेट में बात करें तो n इक्वल्स टू 0 पे, n इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा, E0 इज इक्वल टू 1/2 और 2 × 0 + 1 एच कट ओमेगा, ये आया कितना 0, ये हो गया एच कट बाई 2, ये 0। ये जो एनर्जी है 0 नहीं आई है, मतलब सबसे कम जो एनर्जी है n इक्वल टू 0 पर भी एनर्जी 0 नहीं आई है, ये आई है। इस एनर्जी को बोलते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा। क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। तो यहां पर आप शून्य बिंदु ऊर्जा की डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि इस पे छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होता है, शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा की डेफिनेशन लिखो आप, शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 एनर्जी लेवल, 0 पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिखो आप। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? n इक्वल्स टू 0 की स्थिति में, मतलब मूल अवस्था में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? शून्य बिंदु ऊर्जा बोलते हैं। एक बार तो पहले आप यहाँ तक छाप लो, फिर इसकी डेफिनेशन लिख ला। तो पहले तो यहाँ तक आप छाप लो इसको, फिर इसकी हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके छाप लो
और फिर इसकी डेफिनेशन, शून्य बिंदु ऊर्जा है 0 पॉइंट एनर्जी की। तो 0 पॉइंट एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, 0 पॉइंट एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। एक सरल आवर्ती दोलित्र, एक सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में, एक सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में, एक सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में, एक सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में प्राप्त अशून्य ऊर्जा को, प्राप्त अशून्य मतलब जीरो नहीं होती है, मूल अवस्था में प्राप्त अशून्य ऊर्जा को, अशून्य ऊर्जा को शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। अशून्य ऊर्जा को शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया, इसके बारे में सब कुछ लिख दिया पहले, तो ये आप ये लिख सकते हैं ना, इंग्लिश में लिख लो। हाँ हाँ, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना। यह है न्यूनतम ऊर्जा होती है, यह है न्यूनतम ऊर्जा होती है, यह है न्यूनतम ऊर्जा होती है। इंग्लिश में लिख लो, the minimum energy in the ground state, the minimum energy in the ground state of a harmonic oscillator, of an harmonic oscillator, the minimum energy in the ground state of an harmonic oscillator is known as 0 point energy, is known as 0 point energy, is known as 0 point energy, is known as 0 point energy। ठीक है, ये 0 point energy आ गया आपका, ये इतना मिलता है। दूसरा n = 1 के लिए बात करें, n = 1 के लिए, तो फॉर n = 1, अब तो डायरेक्ट बात करता हूँ मैं। n = 1 के लिए देखो, E1 = 1/2 2n आता ना +1 h ओमेगा, तो क्या आएगा 2 + 1 3/2 h ओमेगा, ये 1 के लिए आ गया। n = 2 के लिए बात करते हैं, फॉर n = 2, n = 2 के लिए बात करें तो E2 आएगा क्या 1/2 2 × 2 + 1 h ओमेगा, तो आएगा 4 + 1 5, तो 5/2 h ओमेगा, ये E2 आ गया। ठीक है, फॉर n = 3 के लिए, n = 3 के लिए बात करें तो ये E3, और E3 क्या आएगा 1/2, ये आएगा 2 × 2 नहीं, एक्चुअल में 3, 2 है ना, हाँ 2 × 3 + 1 h ओमेगा, तो ये आ जाएगा क्या 7, E3 = 7/2 h ओमेगा। ये इस तरीके से चलता जाएगा अलग अलग एनर्जीज के लिए, सबके लिए। ये तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, कितने के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एनर्जी लेवल के लिए, है ना। तो ये शून्य हो गया था, ये मूल अवस्था थी, मूल अवस्था के बाद में ये प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ये तृतीय उत्तेजित अवस्था। हाँ जी, ओके, तो ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ये इस तरीके से ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये तो चलता जाएगा, नाम है इनका। ये मूल अवस्था, पहली तो मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड, ये थर्ड एक्साइटेड। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इनका दूसरा तरीके से बोला जाए तो ये प्रथम ऊर्जा अवस्था,
मूल वाले टर्म में नहीं बोले, ग्राउंड स्टेट के टर्म में नहीं बोले, तो ये बोलेगा प्रथम ऊर्जावस्था, ये द्वितीय ऊर्जावस्था, ये तृतीय ऊर्जावस्था, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इस तरीके से भी बोला जाता है इनको, जैसे मैंने पहले बताया था उस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ये सबकी एनर्जी आ गई। इसके लिए अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो इस तरीके से बना सकता हूँ मैं, क्या कि जैसे सबसे कम जो एनर्जी है वो इतनी आई, कितनी आई, n इक्वल्स टू 0 के लिए कितनी एनर्जी आई, E0 दैट इज h कट ओमेगा बाई 2। फिर इसके बाद में जो एनर्जी आई वो आई n इक्वल्स टू 1 के लिए, और वो कितनी आई, E1 दैट इज h कट 3/2 h कट ओमेगा। फिर आई n इक्वल्स टू 2 के लिए, ये आई E2, ये है 5/2 h कट ओमेगा। फिर आई ये n इक्वल्स टू 3 के लिए, ये कितनी आई, E3 7/2 h कट ओमेगा। इस तरीके से चलती जाएगी। और इनमें डिफरेंस देखो, ये आधा है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, 3.5 है, मतलब कि इसमें डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है h कट ओमेगा का। आधा और 1.5 एक का डिफरेंस आ गया, इसमें ये 1.5 और ये 2.5, ये इसमें भी इतना ही डिफरेंस है h कट ओमेगा का, इसमें भी। तो सब में जो डिफरेंस है वो सब में बराबर बराबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख सकते हो, ऊर्जा अवस्थाओं में अंतराल, ऊर्जा अवस्थाओं में अंतराल, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स। डिफरेंस तो ऐसा आएगा कि इसमें और इसमें जो डिफरेंस आया वो E1 माइनस E0, ये कितना आया, 3/2 h कट ओमेगा माइनस 1/2 h कट ओमेगा, क्या आया, h कट ओमेगा। फिर अगर E2 माइनस E1 की बात करूँ तो ये आता 5/2 h कट ओमेगा माइनस 3/2 h कट ओमेगा, ये कितना है, ये भी इतना आया। तो मतलब जो मैंने पहले बता दिया इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से E3 माइनस E2 में जो आएगा वो क्या आएगा, 7/2 h कट ओमेगा माइनस 5/2 h कट ओमेगा, ये भी कितना आएगा, h कट ओमेगा। तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एक समान रूप से आता है, ऊर्जा का जो अंतराल है वो एक समान होता है। दो क्रमागत, दो कॉन्जुगेटिव जो एनर्जी स्टेट्स है, एनर्जी लेवल से, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, ये पहले ये छाप लेना पॉज करके, और उसके बाद में एक लाइन लिखना। एक सरल आवर्ती दोलित्र, एक सरल आवर्ती दोलित्र के क्रमागत ऊर्जा स्तरों, एक सरल आवर्ती दोलित्र के क्रमागत ऊर्जा स्तरों, एक सरल आवर्ती दोलित्र के क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य, ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल एक समान, अंतराल एक समान, एक समान के आगे लिख लो डेल्टा E इक्वल्स टू h कट ओमेगा। ऊर्जा अंतराल एक समान, डेल्टा E इक्वल्स टू h कट ओमेगा होता है, होता है। इंग्लिश में लिखो, there is equal separation between, there is equal separation between two, there is equal separation between two, there is equal separation between two conjugative energy states, two conjugative energy levels लिख लो या energy states, two conjugative energy states of an harmonic oscillator, of an harmonic oscillator, of an harmonic oscillator। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज मिल गए, ये आइगन वैल्यूज आ गए। अब देखो आइगन वैल्यूज, एनर्जी तो मिल गई, वेव फंक्शन भी हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन जो वेव फंक्शन कैलकुलेट किया था वो अभी कंप्लीट वेव फंक्शन नहीं था, उसको नॉर्मलाइज करके अलग अलग साई 1 के लिए, 2 के लिए, अलग अलग सब के लिए बात करूंगा मैं, है ना, और उसके फिर कर्व भी बनाऊंगा। तो अभी लास्ट पार्ट बचा अपने पास में, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है,
इसको ये खत्म हो गया। तो देखो तरंग फलन के बारे में बात करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर, वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो मिला था वो कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट नहीं था कैसे नहीं था, अभी मैं बात करता हूँ। हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको बोलते हैं क्या, सरल आवर्ती दोलित्र, सरल आवर्ती दोलित्र, सरल आवर्ती दोलित्र के लिए क्या, सरल आवर्ती दोलित्र का तरंग फलन। तो हमने जो वेव फंक्शन माना था, मैंने ये बोला था कि जो वेव फंक्शन है वो है साई इज इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एच वाई, ऐसा है, ऐसा बोला था मैंने। अब सुन लो मेरी बात, मैंने बोला था कि ये ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ये ऐसा आता है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आता है, उसको एन लिख लेते हैं हम लोग को। ए लिख लो, बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन एन लिखते हैं जनरली बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैं भी एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप भी किसी बुक में पढ़ोगे तो जनरली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने एन से लिख दिया। बाकी ए बी सी वॉट एवर यू वांट टू राइट, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ऐसा आता है वेव फंक्शन, मतलब ये जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये प्रसामान्यकरण नहीं है तांग, तो हमारे को प्रसामान्य गुणांक निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ये n लिख दो क्योंकि n अलग अलग में चल रहा है ना। तो देखो इसके लिए प्रसामान्य गुणांक कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे भी n आता है ये। अब देखो मतलब अभी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इन सारी चीज़ों को इस तरीके से n का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो n सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे h के साथ में भी n लगा दिया, साई के साथ में भी n हो गया, ठीक है। वो वैसे ही किया है जैसे हम लोग ऐसे e का वैल्यू कैलकुलेट करके एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर ऐसा आया था। फिर हमने बोला था कि n का वैल्यू अलग अलग होने पे e का एनर्जी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, उस तरीके से यहाँ पे किया है, ठीक है। तो आई होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं, प्रसामान्यकरण करने पर, प्रसामान्यकरण करने पर बाय नॉर्मलाइजेशन देखो बाय नॉर्मलाइजेशन से क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एन स्टार साई एन इज इक्वल्स टू 1, ये होता है नॉर्मलाइजेशन में। तो लिख दो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एन स्टार, तो इसका स्टार करेंगे, आयोटा तो कहीं पे है नहीं, तो एन का तो स्टार हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। इसका एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, आयोटा होता तो माइनस आयोटा हो जाता, लेकिन है नहीं, ये फंक्शन है, ये तो वैसा का वैसा है, रियल फंक्शन मानते हैं इसको, तो आयोटा तो है नहीं, तो वैसा का वैसा आ जाएगा। दूसरा साई एन का वैल्यू ये है जैसा एन एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एच एन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1। देखो इसमें हर्माइट पॉलिनोमियल काम में ले रहे हैं, तो हर्माइट पॉलिनोमियल की थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। अब आपको है कि नहीं ये आप जानते हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी तो मैंने पहले बताई थी आपको कि इतनी ये काम में आएगी, और बाकी अभी कुछ और चीज़ें काम में आएगी, वो भी मैं बता दूंगा। मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है ये। तो इसमें देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये तो एन स्टार और ऐसे आएगा, तो एन का ये मोड का स्क्वायर हो गया, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहा हूँ मैं। ये ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा ना, ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर हो गया, तो ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये एच एन वाई और एच एन वाई डी वाई इज इक्वल टू सॉरी ये डी वाई नहीं डी एक्स आता है यहाँ पे, है ना, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ना, यहाँ पे डी एक्स आता है इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 डायमेंशन में बात करें एक्स डायरेक्शन की लेके चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा। ये हो गया, क्योंकि हम लोग जो अपना वेव फंक्शन है वो किसके लिए बात करें, पोटेंशियल के हिसाब से, और जो हमने पोटेंशियल बनाया था स्टार्टिंग में ऐसे, वो कौन सी डायरेक्शन में के लिए बता, वो वी एक्स था ना, एक्स में था, ऐसे था, तो यहाँ पर भी ये कैसे आएगा एक्स ही आएगा यहाँ पे,
ठीक है। अब देखो ये तो x में है, ये फंक्शन सारे y में है, तो या तो इसको y में, इसको x में चेंज करो या इसको y में चेंज करो। तो हम लोग इसको y में चेंज कर देते हैं क्योंकि ये एक ही चेंज करना पड़ेगा, इधर से इन सबको x में चेंज करेंगे तो सबको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको y में चेंज कर देते हैं। तो देखो सिंस वी नो दैट y इज इक्वल्स टू अल्फा x होता है, ये होता है, मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो इधर dy हो जाएगा, इधर अल्फा dx, ऐसा हो गया। तो ये dx का वैल्यू देखो, यहाँ से dx का वैल्यू आएगा dy बाई अल्फा, dx का वैल्यू अल्फा को इधर पे दे dy बाई अल्फा, तो dx का वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ dy बाई अल्फा आता है। क्या आया यहाँ से देखो n का स्क्वायर, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये आया e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर एच एन वाई अपॉन एच एन वाई, यहाँ पे आएगा dy, और जो अल्फा आएगा उस अल्फा को इधर लिख देता हूँ बाहर, कांस्टेंट है ना, अल्फा इज कांस्टेंट इक्वल टू 1। अब जो हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, हर्माइट का जो बहुपद होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है इस तरीके का, और उस फॉर्मूले का वैल्यू ये होता है जिसे मैं बताता हूँ। हर्माइट बहुपद के लांबिकता संबंध से, एक उसमें एक रिलेशन होता है, वो ये प्रॉपर्टी है भैया, इसकी हर्माइट की प्रॉपर्टी है जो कि आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में पूरा डिटेल में आता है, वहाँ पर काम में आती है ये, वहाँ से आती है ये, तो वहाँ का यूज कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, इसका वैल्यू होता है वहाँ पे, और उसको बोलते हैं क्या, लांबिकता संबंध बोलते हैं, ऑर्थोगोनल रिलेशन बोलते हैं। तो बाय द ऑर्थोगोनल रिलेशन, बाय द ऑर्थोगोनल रिलेशन ऑफ हर्माइट, हर्माइट का जो ऑर्थोगोनल रिलेशन होता है वो कैसे आता है, हर्माइट का जो ऑर्थोगोनल रिलेशन आता है वो इस तरीके से आता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर एच एन वाई डी वाई, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 2 टू पावर n फैक्टोरियल n रूट ऑफ पाई, ये हर्माइट का फॉर्मूला होता है, ये वहाँ से आता है, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स से आता है, इसका प्रूफ होता है बहुत बड़ा, तो ये वहाँ से आता है, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसका वैल्यू ये पुट करेंगे, तो इसको कुछ लिख दो, इसको कुछ इक्वेशन लिख दे के हम लोग इसको इक्वेशन नंबर ई लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर एफ। तो बाई इक्वेशन ई एंड एफ, बाई इक्वेशन ई एंड एफ, एक बार मैं टाइम देख लूँ कि टाइम कितना हो गया, क्योंकि अगर टाइम वैसे लास्ट का पहुँचने वाले हैं हम लोग लास्ट में, ओह 1 मिनट और बचा, फटाफट कर देता हूँ इसको, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा n का होल स्क्वायर बाई अल्फा, और ये आ गया 2 टू पावर n फैक्टोरियल n रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया। तो मुझे n का वैल्यू चाहिए था, n का वैल्यू आ गया मेरे पास में, n इज इक्वल्स टू, ये सबको उधर भेज दो, अल्फा अपॉन 2n फैक्टोरियल n रूट ऑफ पाई, ये मिल गया, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का ये रूट हो गया, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसकी पावर 1/2 आ गई, ये n मिल गया। ये n अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, कहाँ पे, ये n यहाँ पे पुट करूँ वेव फंक्शन में यहाँ पे, तो मेरे को जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल जाएगा, प्रसामान्यकृत तरंग फलन मिल जाएगा, किसके लिए, इसके लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब इस तरंग फलन के लिए n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करेंगे, और इसके क्या करेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए हम लोग एनर्जी स्टेट कैलकुलेट करेंगे, और कर्व भी बनाएंगे, वक्र भी बनाएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर।